Hello everyone, in this video we will try to understand what section 36 of the Sale of Goods Act actually wants to say. First of all, we will read it in Hindi, then we will try to read it in English, and then we will try to figure it out that what this section actually wants to say. परिधान विषयक नियम। सर्वप्रथम यह बात कि माल का कब्जा क्रेता को लेना है या माल क्रेता को विक्रेता द्वारा भेजा जाना है, हर मामले के पक्षकारों के बीच अभिव्यक्त या विवक्षित संविदा पर अवलंबित है। कोई ऐसी संविदा न हो तो विक्रित माल का परिधान उस स्थान पर जिसमें यह विक्रय के समय हो और विक्रय करने के लिए करारित माल का परिधान उस स्थान पर जिसमें वह विक्रय करने के करार के समय हो, या यदि माल तब अस्तित्व में ना हो तो उस स्थान पर जिसमें वह विनिर्मित या उत्पादित किया जाता है किया जाएगा। दूसरा, जहाँ की विक्रय की संविदा के अधीन क्रेता को माल भेजने के लिए विक्रेता आबद्ध हो किंतु उसे भेजने के लिए कोई समय नियत ना हो, वहाँ विक्रेता उसे युक्त समय के अंदर भेजने के लिए आबद्ध है। तीसरा, जहाँ की माल विक्रय के समय किसी पर व्यक्ति के कब्जे में हो, वहाँ क्रेता को विक्रेता द्वारा परिधान नहीं होता, यदि और जब तक ऐसा पर व्यक्ति क्रेता से यह अभी स्वीकार ना कर ले कि वह माल को उसकी ओर से धारित किए हुए है, परंतु इस धारा की कोई भी बात माल पर हक की किसी दस्तावेज के प्रदान या अंतरण के प्रवर्तन पर प्रभाव ना डालेगी। चौथा, परिधान की मांग या निविदा जब तक कि वह युक्त समय पर ना की जाए प्रभावहीन मानी जा सकेगी। युक्त समय क्या है, यह तथ्य का प्रश्न है। पांचवा, जब तक ये अन्यथा करार ना हो, माल को परिदेय स्थिति में लाने के और तदनुसांगिक व्यय व्यय विक्रेता द्वारा उठाए जाएंगे। दिस वाज इन हिंदी, नाउ लेट्स ट्राई टू रीड इट इन इंग्लिश। रूल्स एज टू डिलीवरी के क्या रूल्स होंगे। सबसे पहला सबसेक्शन 1 कहता है, वेयर इट इज फॉर द बायर टू टेक पोजीशन ऑफ द गुड्स और फॉर द सेलर to send them to the buyer is a question depending in each case on the contract. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल जब भी फॉर्म हुआ, जब भी बना, तो डिलीवरी उस गुड्स की है, वो या तो बायर खुद ले लेगा उसे या फिर सेलर उसको पहुंचवाएगा। ये डिसाइड होगा दोनों ही पार्टी के एक्सप्रेस या इम्प्लाइड और इम्प्लाइड रीजनिंग पे, टर्म्स पे एंड कंडीशन पे, ठीक है, बिटवीन द पार्टीज। सो द सेलर है या फिर बायर है, वो बायर खुद से उस प्रोडक्ट को ले लेगा तो वो डिलीवरी हो जाएगी, नहीं तो अगर सेलर पहुंचवाएगा बायर के घर तो वो डिलीवरी हो जाएगी। वो क्या टर्म एंड कंडीशन रहेगी वो तो वो दोनों डिसाइड कर सकते हैं, चाहे एक्सप्रेसली करें या इम्प्लाइडली करें। लेकिन अगर ऐसा नहीं करते हैं दोनों व्यक्ति, तो एक जनरल रूल है जो ये हमें बताता है कि अपार्ट फ्रॉम एनी सच कॉन्ट्रैक्ट, कि अगर वैसा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, गुड्स सोल्ड आर टू बी डिलीवर एट द प्लेस एट विच दे आर एट द टाइम ऑफ द सेल, कि गुड्स जो है उसी जगह पे डिलीवर किया जाएगा जहां पर सेल का फॉर्मेशन हुआ था। यहाँ पर जहां पर एक व्यक्ति ने ऑफर दिया था, दूसरे व्यक्ति ने उसको एक्सेप्ट किया था, और पेमेंट जहाँ पे होनी थी वहाँ पर वो प्रोडक्ट था, तो वहीं पर उसको डिलीवरी मिलेगी, वहीं पर उसको डिलीवरी देनी चाहिए। दिस इज व्हाट सेक्शन 36 इज सेइंग राइट नाउ, कि जहाँ पर सेल का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है, एट द टाइम ऑफ द सेल, वहाँ पर उस गुड्स की डिलीवरी दी जाएगी। एंड गुड्स एग्रीड टू बी सोल्ड आर टू बी डिलीवर एट द प्लेस एट विच दे आर एट द टाइम ऑफ द agreement to sell, and goods agreed to be sold are to be delivered at the place at which they are at the time of the agreement to sell। या फिर ऐसे केस में जहां पर सेल नहीं हुआ लेकिन एग्रीमेंट टू सेल हुआ, वहां पर एग्रीमेंट टू सेल जहां पर हुआ वहां पर गुड्स दिया जाएगा। एग्रीमेंट टू सेल में अगर वह स्पेशली मेंशन कर दिया कि डिलीवरी कहाँ करनी है, तब तो वो अलग बात है, तब तो ये ऊपर वाले लाइन में आ जाएगा। लेकिन अगर एग्रीमेंट टू सेल के दौरान भी अगर उन्होंने मेंशन नहीं किया कि कहाँ पे डिलीवरी होगी, तो जनरल रूल ये कहता है कि जहां पर एग्रीमेंट टू सेल का फॉर्मेशन हुआ वहीं पर वो उस गुड्स की डिलीवरी होगी, और जहां पर सेल हुआ वहीं पर उस गुड्स की डिलीवरी होगी। तो सेल जहां पर हो रहा है तो वहां पर गुड्स की डिलीवरी होगी, और सेल ना हो के एग्रीमेंट टू सेल हुआ है तो वहां पर गुड्स की डिलीवरी होगी, ठीक है। ये जनरल रूल है। अपार्ट फ्रॉम दैट कोई टर्म एंड कंडीशन स्पेशली एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली मेंशन कर दिया है
तब तो फिर उसके अकॉर्डिंग ही डिलीवरी होगी। उसके बाद ये आगे कह रहा है इफ नॉट देन इन एग्जिस्टेंस, यानी कि वो गुड्स जो है अभी तक एग्जिस्टेंस में है ही नहीं, तो एट द प्लेस एट विच दे आर मैन्युफैक्चर और प्रोड्यूस, तो वहां पर डिलीवरी होगी जहां पर वो प्रोडक्ट बनता है या फिर प्रोड्यूस होता है या प्रोड्यूस किया जाता है। So this is what subsection 1 is saying. In short, what it wants to say कि अगर दोनों पार्टी के बीच में एग्रीमेंट हो गया है कि डिलीवरी कहाँ होगी, तब तो कोई इशू ही नहीं है। लेकिन इनकेस डिलीवरी का पॉइंट जो है वो मेंशन नहीं किया गया है, तो डिलीवरी वहाँ होगी जहाँ पे सेल जहाँ पर फॉर्म हुआ था। और मान लीजिए सेल नहीं हुआ, एग्रीमेंट टू सेल हुआ है, तो एग्रीमेंट टू सेल जहाँ पर हुआ है वहाँ पर डिलीवरी होगी। और इन केस वो प्रोडक्ट है ही नहीं, तो वहां पर जहां पर उसे बनाया जाता है या फिर जहां पर वो लाया जाता है, प्रोड्यूस्ड, यहाँ पर दोनों दोनों सेम वर्ड है, मैन्युफैक्चर और प्रोड्यूस दोनों सेम है। अब मैनु क्योंकि दोनों वर्ड तो यूज नहीं कर सकते थे ये एक ही चीज के लिए, तो मैन्युफैक्चर को हम ले लेते हैं निर्माण के लिए और प्रोड्यूस को ले लेते हैं हम उसको वहां पर प्रस्तुत करने के लिए। तो भले ही वो कहीं और से आए और हमें बता दिया जाए कि वहां से आएगा, तो वो भी प्रोड्यूस में काउंट हो सकता है। ठीक है, सो दिस वाज सबसेक्शन 1। व्हाट सबसेक्शन 2 इज सेइंग, वेयर अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द सेलर इज बाउंड टू सेंड द गुड्स टू द बायर, जहां पर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में सेलर बाध्य है वो गुड्स को बायर को देने के लिए, ठीक है, बायर तक पहुंचाने के लिए। बट नो टाइम फॉर सेंडिंग देम इज फिक्स्ड, बट डिलीवरी का कोई टाइम फिक्स नहीं हुआ है दोनों के बीच में। तो ऐसे केस में द सेलर इज बाउंड टू सेंड देम विद इन अ रीजनेबल टाइम, तो ऐसे टाइम में, ऐसी स्थिति में सेलर बायर को एक रीजनेबल टाइम के अंदर जो है उस गुड्स की डिलीवरी करवा देगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं चावल की बोरी लेने जाता हूँ और चावल की बोरी है 25 किलो की, तो मैं कहता हूँ कि एक काम करना, मुझे भिजवा देना घर पे। तो वो कहता है ठीक है। तो हो ज़्यादा से ज़्यादा वो एक दिन में भिजवा देगा कि हाँ, आप जाइए, आप पहुँचिए, मैं लड़का भिजवा रहा हूँ। तो हो सकता है कि एक दिन में के करवा दे या फिर ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे दिन में करवा दे, एज़ पर माय रिक्वायरमेंट। अब वो मुझे चावल चाहिए मुझे आज और वो मुझे भिजवा रहा है 6 महीने बाद, तो वो रीज़नेबल टाइम नहीं हुआ ना फिर, वो तो फिर तो इनजस्टिस हो गया भाई की, तब तक क्या करेंगे फिर? तो वो रीज़नेबल टाइम होना चाहिए, और रीज़नेबल टाइम क्या है वो डिपेंड करेगा केसेस पे कि कौन-सा केस है। अब मुझे मान लीजिए 7 दिन के अंदर चाहिए, तो वो रीज़नेबल टाइम 7 दिन हो जाएगा, 8वाँ दिन अनरीज़नेबल टाइम होगा, है ना? दिस इज़ व्हाट सबसेक्शन 2 इज़ सेइंग कि जहाँ पर सेलर बाध्य है गुड्स की डिलीवरी बायर को करवाना और ये डिसाइड नहीं हुआ है कि कितने टाइम में उस गुड्स की डिलीवरी होगी, तो सेलर ऑटोमैटिकली बाध्य हो जाएगा कि वो उसे रीज़नेबल टाइम में, एक पर्टिकुलर टाइम में, एक सेंसिबल टाइम में बायर के पास उस प्रोडक्ट की डिलीवरी करवा दे। Now, what subsection 3 is saying, where the goods at the time of the sale in the possession of the third party, और जब सेल, अब गुड्स की बात करें तो जिस गुड के लिए सेल का फॉर्मेशन हुआ है, जिस गुड के लिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का फॉर्मेशन हुआ है और उस गुड्स का पोजीशन जो है वो किसी थर्ड पार्टी के पास है, ऐसे केस में देयर इज नो डिलीवरी बाय सेलर टू बायर unless and until such third person acknowledges to the buyer that he holds the good on his behalf। तो वो डिलीवरी तब तक नहीं मानी जाएगी सेलर के द्वारा जब तक जो थर्ड पार्टी है उसको एक्नॉलेज ना कर दे, उसको सहमति ना दे दे, उसको कंफर्मेशन ना दे दे, किसको? बायर को, कि आपका जो ये प्रोडक्ट है मैं कंफर्म कर रहा हूँ ये मेरे पास है, ठीक है, एज और ये आपका है और मेरे पास है। फॉर एग्जांपल, मैं ग्रोसरी स्टोर पे जाता हूँ, बोलता हूँ कि मुझे 25 किलो की चावल की बोरी चाहिए। अब दुकान वाला बोलता है कि यहाँ पे तो नहीं है, गोडाउन से लाना पड़ेगा। ठीक है, आप पैसे पे कर दीजिए, गोडाउन से मैं लड़के को भेजता हूँ और लड़का आपको दे देगा। तो मैं बोलता हूँ ठीक है। अब वो लड़का कौन है? वो लड़का है थर्ड पार्टी। अब वो लड़का मैं उसको देखूँगा, वो मुझे देखेगा। तो वो मुझे देख रहा है तो काइंड ऑफ एक कंसर्न दे रहा है कि हाँ, गोडाउन में है, गोडाउन में चलिए, ठीक है। तो उसने मुझे कंसर्न दे दिया, उसने मुझे ये बता दिया कि वो मेरे बिहाफ पे अब वो 25 किलो की बोरी जो है वो होल्ड कर रहा है। और जब अगर मान लीजिए उस दुकान वाले ने बोला कि हाँ ठीक है, आप गोडाउन चले जाइए, और थर्ड पार्टी कहता है कि नहीं, बोरी तो है ही नहीं, तो वहां पर एक्नॉलेजमेंट उसने नहीं दी। लेकिन वहीं पर थर्ड सेलर के ये कहने पे कि जाओ, ये आपको एक्स स्टाफ जो है मेरा ये बोरी दे देगा, तो एक्स स्टाफ जो है वो थर्ड पार्टी हो गई,
और थर्ड पार्टी हो गई और उसका कुछ ना कहना और एक कंसेंट देना, एक हामी भरना कि जी, जी मैं दे देता हूँ। तो वो हो गया एक उसका एक्नॉलेजमेंट हो गया और वो एक्नॉलेजमेंट दे रहा है बायर को कि आपके बिहाफ पे आपका जो गुड है मैं होल्ड कर रहा हूँ और वो जो बैग है वो गोडाउन पे रखा हुआ है। So this is what subsection 3 is saying, where the goods at the time of the sale are in possession of a third party, कि goods जो है सेल के दौरान में किसी थर्ड पार्टी के पास है, there is no delivery by seller to buyer, तो डिलीवरी ये नहीं माना जाएगा कि डिलीवरी दे दी गई है जब तक कि थर्ड पर्सन ये एक्नॉलेज नहीं कर देता, ये सहमति नहीं दे देता कि बायर का जो गुड्स है वो उसके पास है, बायर के गुड्स को उसने होल्ड कर रखा है। तो तब तक सेलर के द्वारा डिलीवरी देना नहीं माना जाएगा। वो अलग बात है कि पोजीशन माना जाएगा, टाइटल माना जाएगा, ओनरशिप माना जाएगा, नॉट पोजीशन, ओनरशिप माना जाएगा कि बायर है, लेकिन डिलीवरी नहीं मानी जाएगी कि डिलीवरी हो गई है सेलर के द्वारा। वो यहाँ पे लिखा है ना, देयर इज नो डिलीवरी बाय सेलर टू बायर, कि कोई भी डिलीवरी नहीं हुई है सेलर के द्वारा बायर को जब तक कि थर्ड पार्टी एक्नॉलेजमेंट करके ये नहीं बता देता दैट ही होल्ड्स द गुड, कि वो एक गुड्स को होल्ड करके रखा हुआ है ऑन हिज बिहाफ, किसके बिहाफ पे, बायर के बिहाफ पे। अगला है प्रोवाइजो इसका, प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अफेक्ट, इस सेक्शन में ऐसी कोई सी भी चीज नहीं है जो ऑपरेशन ऑफ द इशू और ट्रांसफर ऑफ एनी डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स को होल्ड करके रखे या फिर उसके प्रोसीजर को रोके किसी भी टाइटल को। यानी कि टाइटल वाले केस में, टाइटल ऑफ डॉक्यूमेंट के केस में किसी थर्ड पार्टी का एक्नॉलेजमेंट देना वो मैंडेटरी नहीं होगा। ठीक है, एज फार एज आई कैन अंडरस्टैंड। आई होप इसमें ज़्यादा फॉल्ट ना हो, बट इन केस होता है तो आप मुझे प्लीज़ रिमाइंड करवा दीजिएगा। प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अफेक्ट द ऑपरेशन ऑफ द इशू, कि कुछ भी ऐसी कोई सी भी चीज़ नहीं है इस सेक्शन में जो अफेक्ट करेगा इशू और ट्रांसफर ऑफ एनी डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स, किसी भी ऐसे डॉक्यूमेंट का जो टाइटल होल्ड करता है उस गुड्स का। फॉर एग्जांपल वही पर्ची दे दी मुझे, सेलर ने मुझे पर्ची दे दी उस बोरी की, उस 25 किलो के बोरी की, तो वो मुझे दे सकता है। उसमें मुझे थर्ड पार्टी का, उसके स्टाफ का कंसर्न नहीं चाहिए। वो सेलर और बायर दोनों की बीच की बात है। तो वो स्लिप अगर देता है या फिर कोई टाइटल देता है या फिर किसी मूवेबल प्रॉपर्टी की रिसीट देता है मुझे, तो वो दे सकता है। दिस इज नॉट अ बिग थिंग। भले ही जो मैंने फ़ोन लेने गया, सेलर ने मुझे पर स्लिप काट के दे दिया, अमाउंट भी पे हो गया, तो वो स्लिप दे सकता है मुझे। ठीक है, उसमें थर्ड पार्टी का रोल नहीं है। अब थर्ड पार्टी ये नहीं कह सकता कि अम, मैं आपका गुड मैं आपके गुड्स को होल्ड नहीं कर रहा हूँ, नॉट लाइक दैट, बट स्टिल पर्ची जो है वो तो दे सकता है ना, रसीद तो दे ही सकता है। तो उसमें थर्ड पार्टी का क्या रोल है? थर्ड पार्टी बस बता सकता है कि स्टॉक में है या नहीं है, ये बस बता सकता है और ये बोल सकता है कि मैं बाहर के बिहाफ पे मैंने ये रखा हुआ है, अब पेमेंट तो हो ही गई है तो वो दे देगा। ना फोर, ये उतना टेक्निकल है नहीं, वैसे ये देखने में लग रहा होगा। उसके बाद फोर है, डिमांड और टेंडर ऑफ डिलीवरी में बी ट्रीटेड एज इनफेक्चुअल अनलेस मेड एट अ रीजनेबल आवर। व्हाट इज अ रीजनेबल आवर इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। डिमांड और टेंडर of delivery may be treated as if ineffectual unless made at a reasonable hour. ये कह रहा है, सबसेक्शन 4 कह रहा है कि जो डिमांड है या फिर टेंडर ऑफ डिलीवरी है, कि डिलीवरी का जो टाइम है वो स्पेसिफिक होना चाहिए, वो रीजनेबल होना चाहिए, रीजनेबल आवर में होना चाहिए। और रीजनेबल आवर क्या होगा वो डिपेंड करता है केस के फैक्ट्स पे। ठीक है, तो दिस इज व्हाट सेक्शन सबसेक्शन 4 वांट्स टू से, कि रीजनेबल आवर में जो है डिलीवरी होनी चाहिए। ठीक है, नाउ लेट्स सी सबसेक्शन 5। Unless otherwise agreed, the expenses of any incidental to putting the goods into a deliverable state shall be borne by the seller, कि जब तक कि कोई दूसरा टर्म एंड कंडीशन नहीं बना लेते दोनों पार्टी मिलके, जनरली सामान्यतः जो भी खर्चा आएगा पैकिंग वैकिंग का, रैपिंग करने का, प्रोडक्ट को डिलीवर करने का, वो सारा सेलर के द्वारा ही किया जाएगा। ठीक है, बायर के द्वारा नहीं। मान लीजिए मैं
मुझे एक मूर्ति लेनी है, ठीक है? मिट्टी की मूर्ति लेनी है, पेंट पेंट हो रखी है अच्छे से। मैं जाता हूँ दुकान पे, अब रैपिंग-वैपिंग करने का जो भी खर्चा आएगा तो वही देगा ना, कि मैं रैपिंग मैं लेके आऊँ और मैं पैसा दूँ उसको रैप करने का, और फिर मैं लेके जाऊँ। कर सकते हैं, लेकिन वो मुझे फिर वो उसको मेरे को बताना पड़ेगा, मेरे को उसमें एग्री करना होगा, तब जाके। लेकिन जनरली जनरली अगर कुछ भी वो प्रोडक्ट मुझे दे रहा है, तो डिलिवरेबल स्टेट में वही बना के देगा, और उस डिलिवरेबल स्टेट में बनाने के लिए जो भी खर्चा आएगा, वो बोरो करेगा, ठीक है? वो ऑन करेगा। दिस इज़ व्हाट सबसेक्शन 5 वांट्स टू से। नाउ इसको जाते-जाते एक बार रीड कर लेते हैं फॉर द बेटर क्लैरिफिकेशन, और एक बार माइंड में स्टक हो जाए। What section 36 says rules as to delivery, subsection 1, where it is for the buyer to take possession of the goods or for the seller to send them to the buyer is a question depending in each case on the contract express or implied between the parties. Apart from the any such contract, goods sold are to be delivered at the place at which they are at the time of the sale, and goods agreed to be sold are to be delivered at the place at which they are at the time of the agreement to sell, or if not, then in existence at the place at which they are manufactured or produced. Subsection 2 says where under the contract of the sale the seller is bound to send the goods to the buyer, but no time for sending them is fixed. The seller is bound to send them with a reasonable time. Third, where the goods at the time of the sale are in the possession of a third person, there is no delivery by the seller to buyer unless and until such a person acknowledges to the buyer that he holds the goods on his behalf, provided that nothing in this section shall affect the operation of the issue or transfer of any document of the title of the goods. Subsection 4, demands or tender of delivery may be treated as ineffectual unless made at a reasonable hour. What is a reasonable hour is a question of fact. Subsection 5, unless otherwise agreed, the expenses of an incidental to putting the goods into a deliverable state shall be borne by the seller. And this was section 36. We will try to understand section 37 in our next video. Up till then, have a good time. Bye bye. Thank you.